योर लिमिटेशंस इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। क्या समझे? आप कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। दीज आर लिमिटेशंस। ये आप समझते हो कि आपकी लिमिटेशंस हैं, बट आर दीज योर इमेजिनेशंस ओनली? क्या ये सिर्फ आपकी कल्पना ही है कि आप इसे नहीं कर सकते? आप उसे वास्तव में कर सकते हैं। सिर्फ ये बात आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में उतारनी है कि आपकी लिमिटेशंस सिर्फ आपकी इमेजिनेशंस है। जिन्हें आप अपनी लिमिटेशंस कह रहे हो, एक्चुअली में लिमिटेशंस है ही नहीं। विद दिस माइंड यू कैन डू एनीथिंग। तभी तो आप इस पूरे संसार में बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल यूनिक हो। सो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। सबके पास माइंड है, और अगर भगवान ना करे अगर उसको कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो तो हम कह नहीं सकते, अदरवाइज सभी के पास इक्वल माइंड है और इक्वल इंटेलिजेंस है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ेगा। चलिए, तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, और ये है लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को। किन्हें डिस्कस कर रहे थे? कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बोल दिया तो इसका मतलब मैं सिर्फ कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में ही बात करूंगा। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज तो कई टाइप की होती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। एक हमने कर ली थी, उसमें से कौन सी थी? वो थी आपका स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज। स्पाइनल कर्व में अगर डिफॉर्मिटी आ जाए, और इसमें भी 3 केसेस अराइज हुए थे। कौन कौन से? पहला काइफोसिस, बैकवर्ड कर्व का इंक्रीज हो जाना। सेकंड लोडोसिस, फॉरवर्ड कर्व का इंक्रीज हो जाना। एंड लास्ट स्कोलियोसिस, साइडवर्ड मतलब साइडवेज बेंड हो जाना कर्व का। स्पाइनल कर्व का साइडवेज बेंड हो जाना, लिटरल बेंड हो जाना, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट और राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं, लाइक लोडोसिस एंड काइफोसिस। आज सेकंड पढ़ रहे हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। आज हम सारी की सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कवर कर लेंगे। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो है क्या, उसके बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स, उसके कॉजेस, उसके प्रिकॉशंस, जबकि रेमेडीज वो हम पढ़ेंगे आगे एक साथ सभी की। कौन कौन से योगा आसन, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए। सो सेकंड पोस्चरल डिफॉर्मिटी है आपकी फ्लैट फुट। क्या? फ्लैट फुट। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज फ्लैट फुट? नाम तो सुना ही होगा। फ्लैट फुट है क्या? फ्लैट फुट का लिटरली मीन्स होता है आर्कलेस फुट। कैसा? आर्कलेस फुट। आर्कलेस, ऐसा फुट जिसमें आर्क ही ना हो। हमारा फुट कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ऐसा तो होता नहीं बिल्कुल सीधा होता है, कुछ उसमें आर्क होता है। क्या होता है इसमें? कुछ ना कुछ आर्क होता है इस तरीके का, बिल्कुल ऐसा फ्लैट नहीं होता। तो अगर आपका जो आर्क है वो जितना यूजुअली होता है, सभी के फुट में जितना आर्क होता है यूजुअली, अगर वो उससे लोअर है, मतलब उससे कम है, या बिल्कुल भी आर्क नहीं है, देन वी कैन कॉल दिस कंडीशन एज फ्लैट फुट। हम उस कंडीशन को फ्लैट फुट बोल सकते हैं अगर आर्क है ही नहीं बिल्कुल भी, या कम आर्क है, लोअर देन द यूजुअल है। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है फ्लैट फुट के बारे में एक फैक्ट कि जनरली जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनमें फ्लैट फुट मिलता ही है, और जब वे लेटर चाइल्डहुड एज में चले जाएं, अगर तब भी वो फ्लैट फुट की कंडीशन एग्जिस्ट करती है, परसिस्ट करती है, तो हम कहेंगे कि हाँ इस बच्चे को फ्लैट फुट है। लेकिन जब वो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तब हम उसे फ्लैट फुट नहीं कर सकते, कह सकते, क्योंकि वो ग्रोथ जैसे जैसे बच्चे की होती है वो आर्क डेवलप होती चली जाती है। अगर वो लेटर चाइल्डहुड एज में परसिस्ट करती है, देन वी कैन कॉल इट फ्लैट फुट, अदरवाइज वी कांट। थर्ड आपका पॉइंट ले लो, कॉजेस। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्लैट फुट? फ्लैट फुट के कारण क्या हो सकते हैं? अब देखो, जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बता रहा हूं ना, पांचों की पांचों, ज्यादातर के कारण, मतलब ज्यादातर के कारण क्या, सबके कारण एक ही होते हैं ज्यादातर। भाई मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। अब ऐसे केसेस में क्या लिख दोगे आप? देखो, अच्छा मैं
एक सिरे से, एक पॉइंट से पकड़ के बताता हूं और पूरी लाइन खींच देता हूं, पॉइंट से लाइन बना देता हूं, उस लाइन में से छांट छांट के कॉजेज फिट करते जाना जो कि आपको मोस्ट सुटेबल लगे सभी, मतलब जितनी भी आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, जो सी भी लिखने को आएगी, आपके पास एक लाइन है पूरी की पूरी, उस लाइन में से कुछ जो मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उन्हें उठाओ और रख दो वहां पर। ठीक, पहला मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी। अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे एडिक्वेट अमाउंट में तो आपको डिफॉर्मिटी होनी ही है। अब जैसे ये फ्लैट फुट के बाद हम डिस्कस करेंगे नोकनीज, बोलेक्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्पेशली कौन से न्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन डी, जैसे फास्फोरस, जैसे कैल्शियम, स्पेशली ऐसे करके लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वीक मसल्स, मसल्स का वीक होना। जब मसल्स वीक होगी, बोन्स का वीक होना, जब बोन्स वीक होगी, जब मसल्स वीक होगी, तभी तो वो डिफॉर्मिटी आएगी, तभी तो वो बेंड होगी। तो ऑब्वियसली मसल्स वीक होती है, बट ये मायने नहीं रखता कि मसल्स वीक है, मायने रखता है कि मसल्स वीक हुई किस कारण है, जिस कारण वे आपकी मसल्स वीक हुई है उसी को हमें ठीक करना होता है। ऐसे आप लिख सकते हो कि पोस्चर आपका सिटिंग के दौरान, वॉकिंग के दौरान, रनिंग के दौरान या स्टैंडिंग पोजीशन में अगर आप बेंट होकर के खड़े होते हैं, साइडवेज बेंट या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो उससे भी ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज डेवलप हो सकती हैं। ओके, रिकेट्स जो कि बोन्स से रिलेटेड बीमारी होती है, बोन्स डिफॉर्म हो जाना रिकेट्स के कारण, तो वो रिकेट्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक, जहां भी जिस भी डिफॉर्मिटी में बोन्स का रोल होता है, बोन्स का सभी डिफॉर्मिटी में रोल होता है। तो ये ऐसे ये 4-5 कारण हैं जिसमें से आप निकाल के वहां पर लिख सकते हो। जैसे आप स्कोलियोसिस में लिख सकते हो कि एक शोल्डर पर, क्योंकि वो क्या है, साइडवेज बेंड हो जाना, लेटरल बेंड हो जाना, कि एक शोल्डर पे ज्यादा बोझ उठाना, ठीक है, ज्यादा वेट कैरी करना। फ्लैट फुट में आप लिख सकते हो कि अगर आप बेयर फुट चलते हो लंबे समय तक, उससे भी हो सकता है। प्रॉपर शेप और साइज के आप शूज नहीं पहनते हो, तब भी हो सकता है। खैर, फ्लैट फुट के लिए 2 तो मैंने बता ही दिए कि प्रॉपर शेप और साइज के अगर आप शूज नहीं पहन रहे हैं, बेयर फिटेड चल रहे हैं बहुत लंबे समय तक, तब भी हो सकता है। अगर आप ओवरवेट हैं तब भी हो सकता है, क्योंकि ओवरवेट हो गए तो वो जो मसल्स हैं वो आपकी इतना वेट, इतना स्ट्रेस झेल नहीं पाएंगी, वहन नहीं कर पाएंगी, सहन नहीं कर पाएंगी। ओके, लास्ट है प्रिकॉशंस। भाई जो आपने कोजेस बताए उन्हीं को ठीक करके क्या बन जाएगी, प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस यही है कि प्रॉपर शेप और साइज के आप शूज पहना करो, बेयर फिटेड लंबे समय तक ना रहा करो, ओवरवेट होने से बचो, ये सारी चीजें हैं। एक्सरसाइजेस कर लिया करो, वो हम रेमेडीज में देखेंगे कि अपने टॉयज पर चलना, टॉय टचिंग करना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे रेमेडीज में। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पोस्चरल डिफॉर्मिटी की तरफ। थर्ड पोस्चरल डिफॉर्मिटी आपकी फ्लैट फुट के बाद आती है नॉक नीज। क्या है, नॉक नीज। नॉक नीज में क्या है, नीज मतलब घुटने और नॉक मतलब नॉक नॉक, टकरा रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 1, नॉक नीज है क्या। अगर आप नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, ठीक है, खड़े हुए हैं, और जब भी आपके घुटने टच कर रहे हैं एक दूसरे को, नॉक कर रहे हैं एक दूसरे को, देन दिस कंडीशन इज नोन एज नॉक नीज। इसी को हम नॉक नीज बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, नॉक नीज में होता क्या होगा, अब खुद देखो, अगर आप अपने घुटने टच करके देखना, अभी मैं आज ये प्रदर्शन करके नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप अपने घुटने टच करके देखोगे ऐसे, तो आपके जो एंकल्स हैं वो दूर होते चले जाएंगे, एंकल्स के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। एंकल्स तो समझते होंगे, तो एंकल्स के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा अगर आपको नॉक नीज है। ठीक, अगर घुटने पास लाओगे तो एंकल्स ऑब्वियसली दूर होते चले जाएंगे, जो गैप एंकल्स के बीच में गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये होगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कॉजेस क्या है, वहां से छाट के लिख देना। अरे यार लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बोन्स का खेल है, जो लॉन्ग बोन्स हैं हमारे घुटनों के अंदर या हमारे लेग्स के अंदर, उन लॉन्ग बोन्स का अगर वे सॉफ्ट हो जाएं, अगर वे किसी भी कारण से सॉफ्ट हो जाएं, तो वे बेंड हो जाएंगी इनवर्ट डायरेक्शन में, और अगर वे इनवर्ट डायरेक्शन में बेंड हो जाएंगी तो आपके जो ये है नीज, ये भी टच करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो बोन्स में कमी कहां से आती है, रिकेट्स अगर हो जाए, अगर आपका विटामिन डी की, कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी हो, तब ऐसा हो सकता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। प्रिकॉशंस वही सारी की भैया
एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स लो, ओवरवेट ना हो बच्चे को। अच्छा बच्चे भी तो डेवलप कर लेते हैं ना ऐसी चीजें को, कि जो बच्चा है उसे अर्ली एज में चलने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि बेटा चल, फलाने का बच्चा तो चलने लगा इतनी सी एज में, तू भी चल, ऐसा नहीं है। अरे भाई वो तो समझ में नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी फोर्स करके अगर चलाओगे तो उससे ये डिफॉर्मिटीज आगे चलकर बच्चा डेवलप कर सकता है, ठीक, क्योंकि बोन्स वगैरह पे अफेक्ट पड़ सकता है उस चीज का। फोर्थ डिफॉर्मिटी अपोजिट टू नो नीज, दैट इज बो लेग्स, अपोजिट टू नो नीज। तो बो लेग्स क्या है? बो लेग्स भाई पॉइंट नंबर 1, इट इज जस्ट और एग्जैक्टली अपोजिट टू नो नीज, ठीक। पॉइंट नंबर 2 इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर आप नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तब भी आपके जो नीज हैं उनके बीच में एक वाइड गैप आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आप अपने घुटनों के बीच में गैप बढ़ाओगे तो ध्यान देना आपके एंकल्स अंदर की तरफ को आएंगे, मतलब जो गैप है एंकल्स के बीच का गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटता जाएगा। कोजेस बिल्कुल सेम वही, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एंड लास्ट प्रिकॉशंस भी बिल्कुल सेम वही, ठीक। लास्ट है आपका राउंड शोल्डर्स। कुछ लोगों में देखी होगी आपने, क्या देखी होगी, आदत देखी होगी कि वे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड होकर खड़े होते हैं, राउंड शोल्डर्स। कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मतलब ये हिस्सा अंदर चला जाता है और ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो ये फिर जो शोल्डर्स है वो राउंड हो जाते हैं, राउंड मतलब ऐसा लगता है जैसे शोल्डर्स बेंट हो रखे हो आगे की तरफ को। तो ये खुद भी वे डेवलप कर लेते हैं या उन्हें राउंड शोल्डर्स होता है इसके कारण वे ऐसे खड़े होते हैं। तो दोनों पॉसिबल है केसेस, ठीक। इसके मेन कारण यही है, कोजेस यही है। पॉइंट नंबर 1 2 बना के लिख देना डेफिनेशन, और वो दूसरे पॉइंट पे कोजेस लिख देना। कोजेस इसके क्या है? टाइट फिटिंग क्लोथ्स। ये भी मेरी शर्ट जो है टाइट हो चुकी है, ठीक। तो मुझे भी आप कह सकते हो कि सर आप गलत कर रहे हो, राउंड शोल्डर्स डेवलप कर लोगे ऐसे। तो ये टाइट फिटिंग क्लोथ्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गलत सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग पोस्चर मतलब झुककर चलना, ये भी आपका इसका कारण हो सकता है। और वही न्यूट्रिएंट्स की कमी और रिकेट्स मतलब बोन्स का सॉफ्ट हो जाना, ये तो कारण नहीं। मसल्स का वीक हो जाना, ये तो कारण नहीं। प्रिकॉशंस भी वही कि भैया अपना करेक्ट पोस्चर रखो, फर्नीचर ऐसा ले जिस पर जो है कंफर्टेबली बैठ सको सही ढंग से, यही सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक। तो आज हमारा पोस्चर डिफॉर्मिटी का टॉपिक खत्म हो गया है। तो कैसा लगा आपको ये सब? अगर बढ़िया लगा है, बेहतरीन लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।